दोस्तों नमस्कार। मीडिया सवाल ना करे और चुनावी जीत की गारंटी मिल जाए तो उसके बाद सरकार कोई भी चला सकता है। सरकार ही नहीं, इस देश को भी कोई भी चला सकता है, क्योंकि किसी भी बात को लेकर मीडिया कोई सवाल करेगा नहीं। और चुनाव की जीत शायद हर कमजोरी पर, हर असफलता पर पर्दा डाल देती है और रेड कारपेट बिछा देती है। और यह ऐसी सफलता होती है जिसके सामने इस देश का लोकतंत्र नतमस्तक हो जाता है। यानी वाहवाह और वाहवाही दोनों गूंजने लगती है। यही स्थिति क्या मौजूदा वक्त में मौजूदा सरकार के साथ खड़ी हो चुकी है? रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर की कीमत बढ़ रही है। तो फिर सवाल कोई क्यों करे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर आईएमएफ तक को कहना पड़ता है कि आप जो चीन से माल मंगाते हैं और चीन जो आपके यहां माल भेजता है, दोनों में अंतर क्या है? आप अपनी किताब ठीक करने में लग जाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह गूंज बड़ी हो चली है कि जो डाटा आप रखते हैं वो दरअसल गलत होता है। तो इस गलत डाटा के हेरफेर में क्या जो जीडीपी अभी भी दिखाई दे रही है, चाहे बीते तमाम जीडीपी के मुकाबले वह इस बार कम ही क्यों ना हो, वह भी कहीं फेक तो नहीं? और जब पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपके खाते में जुड़ा ही नहीं है, तो फिर इस देश की जीडीपी को लेकर जो भी आंकड़े परोसे जाएंगे वो सही ही नजर आएंगे। यही वजह है कि इस देश के भीतर में आरबीआई गवर्नर नए आए तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब महंगाई यानी इन्फ्लेशन को लेकर वो कैसी कार्रवाई करें। इससे पहले शक्तिकांत दास साहब लंबे वक्त तक थे तो वो जानते थे आंकड़ों के इस खेल को। इस दौर में तो एक बार फिर आंकड़े हेरफेर हो गए, तो संजय मल्होत्रा जी क्या करें? 25 दिसंबर को इस देश के भीतर में रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्ति होती है और महज 2 हफ्ते के बाद यानी कल वही रेवेन्यू सेक्रेटरी हटा दिए जाते हैं। उनको दीपम में भेज दिया जाता है, जिसका मुख्य काम इस देश के भीतर में डिसइन्वेस्टमेंट की दिशा में किस किस कंपनियों को ले जाना है, कैसे ले जाना है। और वहां पर काम कर रहे 2019 से जो शख्स थे उनको रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया जाता है। क्या इस देश के भीतर में नौकरशाही या नौकरशाही में सबसे ऊपर पद पर बैठे हुए लोगों की नियुक्तियां ऐसी ही होती है जो सत्ता अनुकूल रहे, जो सत्ता के अनुकूल डाटा रखने में माहिर हो? और एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर क्या वाकई बनती चली जा रही है जिसमें शेयर बाजार कब डूब जाए कोई नहीं जानता है। लगातार शेयर बाजार हिचकोले खा रहा है 2024 की चुनावी जीत के बावजूद भी। बहुमत नहीं मिला लेकिन सरकार तो बन गई। और आज अगर आपसे कोई पूछ डाले कि अगला सेबी चीफ कौन होगा तो शायद आप भी सोचने लगे, अच्छा इससे पहले जो सेबी चीफ थी क्या वो हटने वाली है? जी नहीं, उनका टर्म पूरा हो रहा है। 1 फरवरी को जिस दिन बजट होगा उस दिन उनका टर्म पूरा हो जाएगा। लेकिन आपने कोई सुगबुगाहट, जो शेयर बाजार की नियामक संस्था है उसमें माधवीपुरी बुच को लेकर इस देश की सबसे ताकतवर संस्था जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसने भी बुलाना चाहा कि जरा पूछें तो शेयर बाजार हिचकोले क्यों खा रहा है और जो मैनिपुलेशन शेयर मार्केट में होते हैं उस पर उनकी नजर क्यों नहीं रहती है, चुनाव के वक्त हो या फिर हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई हो। लेकिन कोई जिम्मेदारी इस दौर में कोई लेने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौर में इस देश के भीतर जो टैक्स की परिस्थितियां हैं वो एकदम चरम पर पहुंच जाती है। कोई कंपनी अगर कमा रही है तो उसमें भी उसे टैक्स देना है। किसी भी परिस्थिति में आपको 2, 3, 4 गुना टैक्स देते चले जाना है। जीएसटी की परिस्थितियां इस देश के भीतर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, लेकिन फिक्र किसी को नहीं वो कमाई कहां से हो रही है, कैसे हो रही है और उसके आंकड़े भी सही हैं या नहीं हैं। जिम्मेदारी ले कौन, बताए कौन? जिस बात का जिक्र सरकार लगातार करती है
कि देखिए दुनिया की नजर भारत के बाजार पर है। उस बाजार का सच क्या है कि दुनिया के भीतर से जो पैसा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का होता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें पिछले बरस भारत में 28 बिलियन डॉलर आए। यानी ग्लोबल के भीतर में पूरी दुनिया में जितना पैसा जहां लग रहा है उसका यह सिर्फ 2.1% है। और भारत से ज्यादा जहां पैसा लगा उसमें अमेरिका, चीन, ब्राजील, हांगकांग, सिंगापुर यह तो हमेशा से आगे ही थे। जरा फेरिस्त देखिए दुनिया की स्थिति में। पोलैंड है, स्वीडन है, यूएई है, स्पेन है, मैक्सिको है, जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। तमाम देशों में भारत से ज्यादा एफडीआई पहुंची, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहुंचा है। शेयर बाजार में इस देश के मिडिल क्लास का बड़ा पैसा लगा है। शेयर बाजार डामाडोल क्यों है? एफआईआईज पैसा क्यों निकाल रहे हैं? और इन सब के बीच देसी पैसा लगाने वाले भी हाथ पीछे क्यों बैठ बैठे हैं? एक वक्त एसबीआई और एलआईसी हर डूबते हुए के लिए सहारा होता था। आज शेयर बाजार के भीतर उनकी खुद की स्थिति नाजुक हो चली है। तो पन्ने कहां से खोले जाएं और कैसे खोले जाएं? इन पन्नों को खोलने से पहले हमें लगता है कि सरकार हमेशा कोई आंकड़ा लेकर आती है। उन आंकड़ों के सिरे को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। मसलन इस देश के भीतर हर चीज से तो रोजगार जुड़ा है, तो रोजगार भी मोदी सरकार ने ज्यादा दे दिया। ऐसे ही आंकड़े आरबीआई ने दे दिए। इसी आंकड़े को मंत्री महोदय बताने सामने आ गए। जरा एक बार उनकी बात सुन लीजिए, क्योंकि आरबीआई कोई 2014 में तो बनी नहीं है। यह मंत्री महोदय कह रहे हैं। मेरा दावा सच पर आधारित है, क्योंकि आरबीआई कोई हमारे समय में एनडीए की गवर्नमेंट आई तब से बनी ऐसा तो नहीं है। आरबीआई देश आज़ाद हुआ तब से है। और आरबीआई हर साल एम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज करते हैं। और आरबीआई के डेटा के अनुसार, मेरा डेटा नहीं, आरबीआई के डेटा के अनुसार जो यूपीए गवर्नमेंट में भी रिलीज करते थे, और 2004 से 2014 यूपीए के 10 साल के कार्यकाल के दरमियान 2.9 करोड़ जॉब क्रिएट हुए थे। और हमने 2022, 2023-24 में एक साल में 4.9 करोड़ जॉब क्रिएट करा। वो आरबीआई का डेटा को मैं कोट कर रहा हूं। इतना ही नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में यूपीए गवर्नमेंट ने 2014 से 2024 10 साल में एनडीए की गवर्नमेंट ने कुल मिला के 17.6 करोड़ जॉब का निर्माण करा है। ये फिगर मेरा नहीं है, ये फिगर आरबीआई का क्लेम डेटा का है, जो यूपीए के गवर्नमेंट के समय में भी रिलीज करते थे। उसका मतलब ये है कि यूपीए गवर्नमेंट में 10 साल में 7% एम्प्लॉयमेंट मिला, और एनडीए गवर्नमेंट में 10 साल में 36% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। तो क्या वाकई सरकार मीडिया और मशीन के भरोसे है? मीडिया कोई सवाल करेगा नहीं, मशीनों के आश्रय चुनावी जीत पर मुहर लग जाएगी। तो फिर फिक्र किस बात की है? बेफिक्र हो जाइए। कोविड के बाद से जीडीपी, अब तो आरबीआई भी कह रहा है, सरकार भी मान रही है कि सबसे कम होने वाली है। कोविड के दौर में -6.60 था, लेकिन इस वक्त 6.4% है, जो पिछली बार की तुलना से लगभग 2% कम होगी। उसके पिछले बरस की तुलना में 1 बरस कम होगी। उसके पहले और बरस की तुलना में लगभग 2.5% कम होगी। यह मैसेज क्या है? आंकड़ों का यह खेल क्या है? आप एक बेस अपने हिसाब से बनाते हैं और उसके बाद जो आंकड़े रखते हैं वो बताते हैं कि बड़ा ही स्वर्णिम इतिहास रहा है और चकाचौंध की परिस्थितियां विकसित भारत बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है। दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और इन सब के बीच हर जगह इकोनॉमी हिचकोले खाती है। शेयर बाजार में लगा पैसा हर दिन डूबता हुआ नजर आता है। अभी तक जो लाभ मिल रहा था वो
बीते लगभग 1 बरस के भीतर में, 1 बरस भी ना कहें बल्कि सिर्फ 7 से 8 महीनों में कहें, उसमें जो कमी आई है वो लगभग 16 से 18% की कमी आ गई है। और यहीं से शुरू होता है क्या आखिर सरकार चल कैसे रही है। और उनीश चावला 2 हफ्ते पहले इस देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी बने और कल जानकारी आई कि उनको वहां से हटा दिया गया। और इससे पहले जो दीपम में 2019 से संभाले हुए थे तुहिन कांत पांडे, उनको रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया गया और दीपम में भेज दिया गया उनीश चावला को, जो कि कल्चरल सेक्रेटरी भी हैं। दीपम के जरिए इस देश में जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था वो पूरी कतार रुक गई है। तकरीबन 29 पीएसयू लिस्ट में है लेकिन कोई खरीदार नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेट को भी समझ में आ गया है कि हर चीज वसूली हो रही है तो मुश्किल है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी समझ में आ गया, खास तौर से जब यह यूएस में फाइल अडानी ग्रुप की खुली, उसके बाद से दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियां जो पैसा भारत के कॉरपोरेट के आश्रय और दुनिया के तमाम बड़े बैंक जो कर्ज देते थे वो सचेत हो गए। एक झटके में परिस्थिति सिमटती हुई दिखाई देने लगी, लेकिन हर कोई बेफिक्र है। मीडिया और मशीन हमारे साथ है। इस दौर में सरकार प्रयास कर रही है कि तकरीबन टैक्स एरियर जो है लोगों पर वह 46,57,000 करोड़ का है, यानी देश की जीडीपी का तकरीबन 14%। उसमें डायरेक्ट टैक्स एरियर जो है वो तकरीबन 42,30,000 करोड़ का है और इनडायरेक्ट टैक्स 4,27,000 करोड़ का है, यानी कुल 46,57,000 करोड़। इसमें तमाम अलग अलग जगहों पे चीजें फंसी हुई हैं। कोई ट्रिब्यूनल में पैसा अटका हुआ है, कहीं पर कोर्ट में मामला चल रहा है, कहीं पर एनसीएलटी के जरिए मामला। 1,34,000 करोड़ तो एनसीएलटी के हाल के मामले हैं जो फंसे पड़े हैं। ट्रिब्यूनल और कोर्ट में तकरीबन 2,53,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। कोई बैंक डिफॉल्टर हो जा रहा है, कोई बैंक से कर्ज ले रहा है, बावजूद इसके वो सीबीडीटी हो, सीबीआईसी हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, हर जगह मुश्किल हालात के बीच में इकोनॉमी चमक रही है। यह मैसेज देने की कोशिश में सरकार पीछे कदम बिल्कुल नहीं बढ़ाती है। मुझे खुशी है कि बीते 10 वर्षों में देश की बायो इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ी है। साल 2014 में जो बायो इकोनॉमी $10 बिलियन की थी, वो आज $150 बिलियन से ज्यादा की हो गई है। भारत अपनी बायो इकोनॉमी को नई बुलंदी देने में भी जुटा है। वो मानकर चलती है कि ये परोसते चले जाइए, सब कुछ ठीक होगा। और इसी का असर है कि राज्य में चुनाव जब जब जहां जहां होते हैं वहां ऐलान दर ऐलान होते चले जाता है। दिल्ली का चुनाव तो सामने खड़ा है, लेकिन इससे पहले जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ उसकी स्थिति को अगर समझिएगा तो फिर इस देश की इकोनॉमी की एक दूसरी परत खुल जाएगी। वहां पर जो ऐलान किया गया, मसलन लाडली बहना 1500 से 2100 कर देंगे, यानी 63,000 करोड़ का बोझ राज्य सरकार पर। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना 12,000 से 15,000 कर देंगे, यानी 13,000 करोड़ का फिर से बोझ पड़ गया। इन सब के बीच स्थिति यह है कि अब नए बजट जो रखा जाएगा उसमें आपको कर्ज बाजार का चुकता करना है तकरीबन 95,000 करोड़ रुपया, और उस पर ब्याज देना है 83,453 करोड़ रुपए। सिर्फ वेतन में पैसा चला जाता है 47%, जो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। सवाल है पैसे की उगाही कहां से होगी? जाहिर है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बढ़ा डालिए, शराब पर टैक्स बढ़ा डालिए, रोड टैक्स बढ़ा डालिए, अलग अलग तरीके से सेस लगा डालिए, यानी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सबको स्थिति में कीमत बढ़ती चली जाए, पूरे मार्केट की इकोनॉमी उस रूप में असर आने लग जाए। राज्य दर राज्य कर्ज में डूबे हुए और एवरेज आज की तारीख में यह तकरीबन 5.5 लाख करोड़ का हो गया है। हर राज्य एवरेज है ये 5.5 लाख करोड़ जो डूबा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब अगर इस बात का जिक्र कोई करे कि पंजाब की अपनी जीडीपी का 44% उस पर कर्ज है,
हिमाचल प्रदेश का 42.5% कर्ज है, पश्चिम बंगाल का 37% कर्ज है, राजस्थान का 36%, बिहार का 36%, आंध्र प्रदेश का 34%, उत्तर प्रदेश का 33%, मध्य प्रदेश का 32%। यानी हर राज्य की जीडीपी की स्थिति में कर्ज में डूबी हुई परिस्थिति क्या बतलाती है? राज्य कैसे चल रहे हैं? एक तरफ जीएसटी से इतना लाभ है, टैक्स भरपूर हर लेवल पे लिया जा रहा है, केंद्र राज्यों को पैसा दे पाने की स्थिति में आ नहीं पा रहा है, राज्य आरबीआई से नोट छपवाकर पैसा ले रहे हैं, कर्ज में डूबने की परिस्थिति में जो एवरेज हर राज्य को जो ब्याज दर भी लौटानी है, इंटरेस्ट रेट जो लौटानी है, वह भी 8% से लेकर 14% के बीच रेंगने लगा है। इकोनॉमी संभल कैसे रही है? जीडीपी नीचे क्यों हो रही है? रोजगार क्यों नहीं है? कोर सेक्टर माइनस में क्यों पड़ा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूब क्यों गया है? शेयर बाजार में भी कोई पैसा लगाने को तैयार क्यों नहीं है? इन सब के बीच आईटी, सीबीआई, ईडी की रेड जारी है और बीते बरसों की तुलना में इस दौर में जो रेड यानी जो छापे पड़ते हैं, वो बिजनेसमैन छोटा बड़ा जो भी हो, कॉरपोरेट की जो परिस्थितियां हो, जो सरकार के अनुकूल हो ना हो, किसी को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि इस दौर में रेड्स की तादाद लगभग 3 गुना ज्यादा कर दी गई है। 2014 से 2019 तक जितने रेड पड़े इस देश के भीतर में, जो बिजनेस सर्किल के ऊपर पड़े, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन का जिक्र छोड़ दीजिए, उनके अपने बिजनेस के हिस्से में लेकर आइए, वह 3 गुना ज्यादा 2019 के बाद से 2025 तक आते आते हो चुके हैं। बेफिक्र हैं सब, इकोनॉमी संभल जाएगी, क्योंकि सवाल कोई पूछेगा नहीं। 86 रुपए तक पहुंच गया डॉलर और कहा गया डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपया कम हो नहीं रहा है। चीन ने स्ट्रेटेजिकली अपनी करेंसी की कीमत कम करनी शुरू कर दी। क्या भारत भी उस दिशा में बढ़ने वाला है? जो टैरिफ का बोझ अमेरिका की तरफ से आने वाला है, चाइना तैयारी कर चुका है, भारत ने नहीं की है। डाटा का हेरफेर इस हद तक हो चुका है कि इस देश में अभी किसी को पता ही नहीं है कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में कितने गरीब हैं, उन गरीबों की सामाजिक आर्थिक स्थितियां कितनी हैं, इस देश के असंगठित क्षेत्र में जिन्हें की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, उनकी संख्या कितनी है, कोई नहीं जानता है। क्योंकि हमारे पास सेंसस भी तो नहीं हुआ है, तो 2021 में हो जाना चाहिए था, अब कहा जा रहा है 2026 तक कर लेंगे। यानी आजादी के बाद से इस देश में इकोनॉमी के साथ जो खिलवाड़ कभी नहीं हुआ, जो डाटा होता था और जो बेस होता था, उसमें परिवर्तन करते हुए सब कुछ सत्तानुकूल करने की जो सोच थी, वो राजनीतिक तिकड़मों के आश्रय कैसे चलती चली गई। तो एक क्षण के लिए दिल्ली चुनाव के बीच कूद जाइए और दिल्ली के सच के जरिए इस देश की इकोनॉमी को अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले मनोरंजन कर लीजिए। बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास का एक ढांचा बनाया गया, शीश महल का ढांचा बनाया गया, और उसको देखकर लोग ठहाके लगा रहे हैं और उसी में खुश हैं। उस दिल्ली में, जिस दिल्ली में किसी मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत नहीं होगी, इस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकलते हुए पार्लियामेंट ने लगा दी और वहां पर चुनाव है और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद हैं। तो पहले इस दृश्य को देख लीजिए, उसके बाद इस हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल इस देश के भीतर पॉलिटिकल लूट नहीं बल्कि पॉलिटिकल मेस किस तरीके से फैलाया गया है। पीछे करो, किसका नीचे आप ही थोड़ा यह तस्वीर दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर की है, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर का जिक्र जो राजनीतिक मुद्दे के तौर पर बनाया गया, उसी की एक छाप है।
खिलौने की शक्ल में एक उसको तैयार किया गया, इस बात का जिक्र करते हुए कि देख लीजिए, यानी राजनीति की ऐसी त्रासदी इस देश के भीतर अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ होने की स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। दिल्ली का चुनाव शीशमहल बनाम राजमहल की दिशा में जा चुका है क्या? एक तरफ 30, 40, 50 करोड़ का जिक्र, दूसरी तरफ 60, 70, 80 करोड़ का जिक्र। हर कोई अपने महल को बना रहा है। हकीकत इतनी भर नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जब किसी चीज को गढ़ने की स्थिति में राजनीति होती नहीं है तो फिर वह घूस देती है, वो वोटरों को अपने अनुकूल करने की दिशा में बढ़ती है। और दिल्ली शायद उसकी एक नायाब प्रयोगशाला रही। इस देश के भीतर में तमाम राज्यों में जो दिल्ली के बाद सब्सिडाइज तौर पर या सब्सिडी जो दी गई या फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी दिया गया, अगर उस आंकड़े को आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। इतना बड़ा आंकड़ा या इतनी बड़ी रकम इस देश में मुफ्त में बांट दी जाती है और टैक्स पेयर से वसूली होती है। दुनिया के तमाम देशों में टैक्स पेयर की वसूली के बाद कम से कम मेडिकल और एजुकेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट हर तबके को क्वालिटी के साथ मिलता ही है। पीने का पानी भी मिलता है। कहीं पार्किंग लॉट में पैसा वसूला नहीं जाता, शहर के भीतर टोल लिया नहीं जाता। लेकिन ये सारी परिस्थितियां दूर की गोटी हो गई। टैक्स इतना ज्यादा लग गया कि पूरे देश की इकोनॉमी टैक्स वसूली पर आकर टिक गई। और इसका दूसरा हिस्सा, जिस चरम को हम आपको दिखलाना चाहते हैं, उस आंकड़े को बताएं उससे पहले सिर्फ दिल्ली का सुन लीजिए। फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो 200 यूनिट अरविंद केजरीवाल ने 2014-15 में शुरू की और 24-25 तक यानी बीते 10 वर्षों में तकरीबन 22 लाख से ज्यादा लोगों को हर बरस लाभ होता चला गया। और इसके बाद जो 400 यूनिट से ज्यादा का बिल आता था उनको 50% कम पैसा देना पड़ा बिल के मुकाबले। ये कुल मिलाकर बीते 10 बरस में 25,295 करोड़ रुपए माफ किए गए। फ्री वाटर 2,000 लीटर हर घर फ्री किया गया, 20,000 लीटर हर घर फ्री किया गया, 16 से 17 लाख घरों में फ्री। और यह बीते 10 वर्षों में तकरीबन 4,052 करोड़ रुपए यह फ्री कर दिया गया। बस में सफर भी फ्री है, उसका भी असर 1,910 करोड़ का बीते 10 वर्षों में पड़ा है। और अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सत्ता के दौर को परखिएगा तो 10 बरस में तकरीबन 36,354 करोड़ रुपए माफ किए गए, क्योंकि पॉलिटिकल वादा किया गया था और तुलना की गई कि अगर वो कॉरपोरेट को माफ करते हैं तो हम भी माफ करेंगे। तुलना की गई कि देखिए हम तो गरीबों को दे रहे हैं, आप बाकी बातों का जिक्र क्यों करना चाहते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में धीरे धीरे वो महाराष्ट्र हो, वो कर्नाटक हो, वो आंध्र प्रदेश ही क्यों ना हो, वो हिमाचल ही क्यों ना हो, वो उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, वो बिहार ही क्यों ना हो, देश भर में ये आंकड़ा प्रति साल जो है वो सिर्फ सब्सिडी के लिहाज से बढ़ते बढ़ते तकरीबन 10 लाख करोड़ पार कर चुका है। और यह परिस्थिति इसलिए अब आगे जा रही है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी तैयारी कर रही है। आप 200 यूनिट देते थे फ्री में, हम 300 यूनिट देने वाले हैं। आप 1,000 रुपए दे रहे थे, कांग्रेस ने कहा हम 2,100 देंगे। बीजेपी 2,500 भी दे सकती है लाडली बहना के तहत, जो उसने महाराष्ट्र में किया है। यानी एक ऐसी परिस्थिति इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ की जिसमें राजनीतिक सत्ता बनी रहे। और चूंकि जनता इतनी गरीब और विपन्नता के बीच है कि वो हैंड टू माउथ है, जो मिल जाए उसे आप ले लीजिए। और घुमा फिरा के वही फिर टैक्स वसूली के रास्ते में एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया गया, जिसके बाद यह सवाल बड़ा हो गया कि सरकार वाकई अगर डाटा नहीं रख रही है तो कहीं जीडीपी हमारी नेगेटिव में तो नहीं है, जीएसटी के फिगर मैच नहीं कर पाते हैं, जितना लौटा दिया जाता है और जितने हैं उस बीच में मिसमैच बार बार हो रहा है। रेड की तादाद बढ़ा दी गई। सेबी जिसकी निगरानी में शेयर बाजार चलता है, 1 फरवरी को माधवी बुच रिटायर होंगी, उस पद से हटेंगी, उनका टर्न पूरा होगा। कौन आने वाला है?
जो रेगुलेशंस को नए सिरे से करे कुछ जानकारी भी है? क्योंकि उनको तो बकायदा पार्लियामेंट की कमेटी ने बुलाया, वो नहीं आई। किसके कहने पर नहीं आई, या पीछे कौन खड़ा था, क्या यह बताने की जरूरत है? आरबीआई का डाटा शक्तिकांत दास और इस दौर में संजय मल्होत्रा का होना, दोनों में मुश्किल यही है कि वाकई इन्फ्लेशन थम जाएगी या नहीं थमेगी। ये तमाम परिस्थितियां क्या दिशा ले जा रही है और किस दिशा में इस देश को खड़ा कर रही है, शायद इसका जवाब दे पाने की स्थिति में कोई नहीं होगा, क्योंकि सरकार बेखौफ है, बेफिक्र है, क्योंकि मीडिया और मशीन उसके पास है। तो फिर चिंता किस बात की जाए? जिन्हें चिंता करनी है वो करें, और इस इकोनॉमी को लेकर मीडिया इसके ठीक उलट बताने की दिशा में जब बढ़ चुका हो कि 2047 में विकसित हो जाएंगे और तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो बस होने ही वाले हैं, तो फिर किस बात की चिंता है? यह खेल मीडिया मशीन का भर का नहीं, बल्कि इस देश के भीतर में उस संसदीय राजनीति का ध्वस्त होना है, उस लोकतांत्रिक पिलर्स का ढहना है, जिसके आसरे इस देश के लोगों को साथ चलना, वी द पीपुल का जिक्र सब कुछ गायब करते हुए सिर्फ और सिर्फ सत्ता के द्वारा परोसा गया जो भी भोजन होगा, जो डाटास की शक्ल में होगा, उसे ही आप सच मान लीजिए और उसी से पेट भर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।